Good evening, everyone. First of all, I would like to welcome you all in today's webinar on MySIMS. We hope to have an interactive session, so please keep communicating through the chat box, and all your queries and comments are welcome. And please keep your audios and videos off. So, without any delay, I would like to call our speaker, Dr. Kamlesh Kakde, sir, to continue the webinar. Hello and good evening, everyone. I'm so happy to see you all here and to see your interest in understanding MySIM. So let me share my screen. Okay. So when we decided to start these webinars, we got some common questions people, students, and practitioners have. And some of them are as below. How to use MySIM clinically? In our clinical practice, how to use MySIM? MySIM बहुत बार हम लोग थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, बट हम उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते. आई होप आई एम ऑडिबल. ओके, सो उसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्चुअली कैसे अप्लाई करें, और क्या ये नेसेसरी है कि हम लोग हर केस में MySIM को मैच करें, MySIM को देखें पेशेंट में. और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये पॉसिबल है क्या कि हर पेशेंट में हम लोग MySIM देखें, और in a given case when to use anti-miasmatic medicine, at what point we should use anti-miasmatic medicine. और सिर्फ पैथोलॉजी के बेसिस पे हम लोग MySIM डिसाइड कर सकते हैं क्या? किसी भी पेशेंट का जो पैथोलॉजी है उसमें जो MySIM रहेगा वो MySIM उस पेशेंट का कंसिडर करना है कि और भी कोई चीजें देखना है. और किसी भी केस में MySIM क्या होता है, मतलब पेशेंट हमको बहुत सारे सिम्टम्स देता है, राइट? एट द एंड ऑफ केस टेकिंग हमारे पास 2-3 पेजेस का मोर देन 100 सिम्टम्स हमारे पास रहते हैं. इतना बड़ा डेटा हमारे पास रहता है. अब इस डेटा में से एग्जैक्टली MySIM के सिम्टम्स क्या है, MySIM क्या पार्ट है, किसे हम बोलेंगे कि ये MySIM है और इसको MySIM करके कंसीडर करना है. सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास है. और इस वेबिनार में, इस सीरीज ऑफ वेबिनार में राधा, हम लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे. एक तो MySIM क्या है. जैसे हम बोलते हैं कि मोबाइल फोन, तो हमारे आंखों के सामने एक इमेज आ जाता है कि मोबाइल फोन ये इस तरीके से दिखता है. या जब हम बोलते हैं कि टीवी, तो हमारे सामने टीवी का एक इमेज आता है. बट जब हम MySIM बोलते हैं तो क्या हमारे सामने कोई पिक्चर आता है? और यदि नहीं आता तो शायद हमको पता नहीं है कि MySIM क्या है, हमको क्लियर नहीं है कि MySIM क्या है. तो हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे कि हमको एट द एंड ऑफ वेबिनार सीरीज कि हमको ये क्लियर हो जाए कि MySIM एक्चुअली है क्या, हम किसे MySIM बोलेंगे, और MySIM के एक्सप्रेशन क्या होता है.
टाइप ऑफ माइजम कौन कौन से है, मतलब डॉक्टर हैनीमैन ने 3 माइजम बताए, फिर एक और ऐड किया, फिर उसमें और एक माइजम ऐड हुआ, और अभी मैं प्रैक्टिस में 10 माइजम्स यूज कर रहा हूँ। सो ट्रेडिशनल कंसेप्ट से अभी जो न्यूअर कंसेप्ट ऑफ माइजम है वहां तक सारी चीजें वो हम देखने वाले इस पूरे वेबिनार सीरीज में स्टेप बाय स्टेप। क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है माइजम का, माइजम सही में यूज करना चाहिए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, या उसको निग्लेक्ट कर दिया, माइजम को नहीं समझा तो भी चल सकता है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माइजम का एक्चुअली क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है माइजम का, न्यूअर कंसेप्ट है माइजम का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेस हम लोग देखेंगे जिसके थ्रू हम हर एक कंसेप्ट को समझ पाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है, इसको हम थ्योरेटिकली नहीं ले सकते, तो हम हर चीज केसेस के साथ में देखेंगे। और ऑब्वियसली आपकी कुछ क्वेरीज रहती है इसके अलावा भी, तो प्लीज लेट अस नो। इवन आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए आपकी जो क्वेरीज रहती है ड्यूरिंग सेशन, तो एट द एंड ऑफ सेशन हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन या क्वेरी सॉल्व सेशन इस तरीके से हम लोग समय देंगे, जिसमें आपकी कुछ क्वेरीज रहती है इस सेशन से रिगार्डिंग, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उससे रिगार्डिंग, तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द कंसेप्ट ऑफ माइजम। सो माइजम को देखने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। ये टॉपिक जो ये बहुत वास्ट है, इसने रिवोल्यूशन ला लिया था यानी डॉक्टर हैनीमैन के प्रैक्टिस में। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसको अलग अलग एस्पेक्ट से देखा जाता है। माइजम को हम समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर हैनीमैन ने माइजम को किस तरीके से देखा, किस अलग अलग तरीके से देखा, और उसके साथ में बाकी जो स्टालवार्ड्स है, बाकी जो रिसर्चर्स है, बाकी जो होम्योपैथ्स है, वो किस तरीके से माइजम्स को देखते हैं। तो हम लोग सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे, और बेटर ये रहेगा कि ये सारी चीजें हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें। मतलब विल स्टार्ट राइट फ्रॉम डॉक्टर हैनीमैन, और फिर आज रिसेंटली जो माइजम्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जो नए कंसेप्ट्स है, वहां तक। हमारे ग्रुप में मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि हम ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, एंड आई हैव लर्न दैट लॉट ऑफ पीपल आर स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ आर प्रैक्टिशनर्स। तो हमारे पास सारे ही लोग हैं और हमको सभी को साथ में लेके चलना है। तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। जो सीनियर प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए शायद ये थोड़ा सा स्लो या बोरिंग हो सकता है, बट जो बिगिनर्स है, जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बेसिक चीजें भी समझना। सो आई अर्ज यू टू बी विथ अस ऑल, और आपको ड्यूरिंग सेशन कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। सो लेट्स try to understand the journey of discovery of माइजम by Dr. हैनीमैन। सो हमें पता है कि डॉक्टर हैनीमैन ने सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर डिस्कवर किया, द ग्रेट सिंकोना एक्सपेरिमेंट। वी ऑल नो कि while translating Cullen's Matra Medica, he came to know that there is some bitter substance and that cures malaria. So let us give a try कि जो प्रोड्यूस करता है वो ठीक भी करता है क्या, एंड देन ही डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और वो एक्सपेरिमेंट से ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सिमिलिया, ये प्रूव हुआ। और उसके बाद में डॉक्टर हैनीमैन को ये भी कंफर्म था लॉ होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। व्हाट इज होलिस्टिक कंसेप्ट इज कि हमारा शरीर और मन ये दोनों एक ही हिस्से के, एक ही पहलू के दो पार्ट है, और इसमें से किसी को भी निगलेक्ट करके नहीं चलेगा। जब हम कंसिडर करते हैं किसी भी पर्सन को, पेशेंट को,
तो हमको उसका माइंड और बॉडी दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, लाइफ फोर्स उसका, वाइटल फोर्स उसका कंसिडर करना पड़ेगा। और ये पूरा पिक्चर ये इंडिकेट करता है होलिज्म को। और ये जो हर एक इंडिविजुअल है वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट होएगा, और इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। सो डॉक्टर हैनीमन वाज वेरी क्लियर अबाउट दिस ऑल दिस फैक्ट्स, और सब कुछ सही शुरू था। बट एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या हुआ कि बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस में डॉक्टर हैनीमन को ऐसा लगा कि शुरुआत में इंप्रूवमेंट हो रही है, बट बाद में रिलैप्स हो रहा है, या कोई चीजें जा रही है, कुछ चीजें वैसी ही रह रही है, कुछ चीजें बार बार वापस आ रही है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे HN लिखा है, जहां पे भी आपको स्क्रीन पे HN दिखेगा, दैट स्टैंड्स फॉर डॉक्टर हैनीमन। सो डॉक्टर हैनीमन का ये स्टेटमेंट है कि फर्स्ट द ट्रीटमेंट वाज सेटिस्फैक्टरी, देन इट बिकम्स लेस फेवरेबल, एंड फाइनली होपलेस। तो जब हम क्रॉनिक डिसीजेस को ट्रीट करते हैं तो शुरुआत में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है, बट उसके बाद में वो इंप्रूवमेंट रुक जाता है। हमको लगता है कि नहीं, ये कुछ फेवरेबल नहीं शुरू है, और बाद में तो ऐसा हो जाता है कि वो केस आगे ही नहीं बढ़ती है। शायद हमारे साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पेशेंट शुरुआत में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, बाद में उसका रिस्पॉन्ड रुक जाता है, और फिर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं, पेशेंट को नए नए सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। नाउ व्हाट टू डू, ये डॉक्टर हैनीमन के सामने सवाल था कि अभी क्या करें ऐसे सवाल में, ऐसे कंडीशन में। तो उन्होंने सोचा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो भी गलत शुरू है, कुछ तो भी बराबर नहीं है, कुछ तो भी सही शुरू नहीं है। एंड सी माय फ्रेंड्स, कि जो लीजेंड्स होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो हमेशा इस तरीके से सोचते हैं कि यदि उनके अगेंस्ट में कुछ चीजें हो रही है, मतलब कुछ सही शुरू नहीं है, तो वो खुद को बहुत क्रिटिकली लेता है, वो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म खुद का करता है। एवरेज लोग करेंगे कि हाँ मैं ही सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हूँ, बट जो महान लोग होते हैं, डॉक्टर हैनीमन वाज वन ऑफ देम। सो उन्होंने डाउट किया कि कुछ तो भी गड़बड़ है, और फिर उन्होंने बहुत सारे फिर से एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने ट्राई किया कि जो सारी चीजें उन्होंने पहले डिस्कवर की थी वो सही में सारे पैरामीटर्स पे खरी पड़ती है कि नहीं है। और फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस किए, एंड देन अनदर स्टेटमेंट फ्रॉम डॉक्टर हैनीमन के, despite these failures, the doctrine itself has been and will ever be founded upon the unshakable pillars of the truth। मतलब इतने सारे फेलियर्स होने के बावजूद भी जो हमारा लॉ है वो अनशेकेबल ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसको, वो सच है, उसको हम डगमगा नहीं सकते। नाउ दिस इज गुड फॉर एवरी वन ऑफ अस टू। नहीं तो फिर तो होम्योपैथी हमको छोड़ना पड़ता था कि यदि हमारा लॉ ही प्रॉपर पिलर पे बेस्ड नहीं है तो। और हमारे मास्टर का आप डेस्परेशन सोच सकते हो उस वक्त का, कि जिन्होंने पूरा पैथी निकाला है, उनका डिस्प्रेशन, उनको फेल्योर आ रहा है। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। देन Dr. Henneman thought, why were less favorable or even unfavorable results obtained by homeopathy in the treatment of chronic disease? So this is the main question, why this is happening। और आज हमको यही समझना है कि ये क्यों हो रहा था, ये क्यों होता है, इवन हमारी प्रैक्टिसेस में भी ऐसा क्यों होता है, पेशेंट के साथ ऐसा क्यों होता है, स्पेशली इन क्रॉनिक डिसीजेस ऐसा क्यों होता है। So let us try to find out answer of this question। जब हम लोग केस स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, से 150 सिम्टम्स है, 3-4 पेजेस का केस है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स हम लोग चीफ कंप्लेंट कंसिडर करते हैं, फिर उसमें कॉजेशन, मॉडलिटी, सेंसेशन, लोकल सिम्टम्स, कॉन्कॉमिटेंट्स,
फिजिकल जनरल कंसिडर करते हैं, माइंड सिम्टम्स कंसिडर करते हैं, हॉबीज, इंटरेस्ट, ड्रीम्स, डिजायर, एवर्शन, बहुत सारी चीजें कंसिडर करते हैं। और एट लास्ट हमारे पास इतना बड़ा डेटा रहता है कि हमको समझ में नहीं आता व्हाट टू डू विद दिस डेटा। और इस सब पूरे डेटा में से, इस सब कैओस में एग्जैक्ट सिमिलिमम ढूंढना ये एक स्ट्रगल बन जाता है। सो इट इज जस्ट लाइक कि जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में अलग अलग कलर के सर्कल्स है, अलग अलग टाइप के सर्कल्स है। अभी इसका सिमिलिमम हमको ढूंढना है। सो इट इज स्ट्रगल ऑलमोस्ट कि इसको कैसे करें। यदि आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया इस बॉक्स को, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि देर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉक्स, सर्कल्स, अलग अलग साइज के सर्कल्स है और अलग अलग कलर के भी सर्कल है। और थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व किया तो आपको कुछ पैटर्न नजर आया क्या उसमें? If anyone have observed that pattern, then please let me know. I will give chocolate for correct answer. Yeah, all circles have colored margin. Hmm. When we look at it very carefully, then we can observe that there are lot of yellow circles. They all are of different sizes, but number of yellow circles is more. Rest of the circles are 2 or 3 or maximum 4. But there are lot of yellow circles. So there is one background of this color yellow. When we carefully observe, there is this background, and this background forms a predisposition. और इसकी जो साइज है वो इंडिकेट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम, कुछ फिजिकल सिम्टम, कुछ इमोशनल सिम्टम, कुछ जनरल सिम्टम्स। बट उन सब सिम्टम्स जो अपेरेंटली अलग अलग हमको दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अंदर भी एक कॉमन बैकग्राउंड है। और ये बैकग्राउंड जो है वो प्रीडिस्पोजिशन फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं प्रीडिस्पोजिशन। And this predisposition, which present in the form of its expression, is called as miasm by Dr. Henneman. So सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रीडिस्पोजिशन है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिम्टम्स देने का या डिसीजेस देने का, इसको हम बोलते हैं माइजम। अपेरेंटली हमको लगेगा कि ये अलग अलग सिम्टम्स है, ये अलग अलग डिसीजेस है, बट उनकी टेंडेंसीज एक जैसे रहेगी। और ये जो टेंडेंसी है एक जैसे होने की, यूनिफॉर्मिटी जो है, इसको डॉक्टर हैनीमैन ने इस प्रीडिस्पोजिशन को माइजम बोला है। So this is first concept, first aspect of miasm. Then it is very important for us to understand Henneman's understanding of infection.
डॉक्टर हनीमन ने इन्फेक्शन को इस तरीके से समझा कि हमारे आजू बाजू में, हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे वायरसेस, पैथोजेंस, बैक्टीरियाज ऑलरेडी है, बट सब लोग उसको उससे बीमार नहीं होते, सब लोगों को डिसीज नहीं होता, सब लोगों को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, बट कुछ ही लोगों को वायरल इन्फेक्शन होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रीडिस्पोजिशन। जो लोग प्रीडिस्पोज रहेंगे, जो लोग अलाउ करेंगे, उन्हीं लोगों को वो इन्फेक्शन होगा, और वो भी उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस का इन्फेक्शन होगा। अदरवाइज बाकी लोग, उनमें यदि वो प्रीडिस्पोजिशन नहीं है तो उनमें वो इन्फेक्शन नहीं होगा। सो ये प्रीडिस्पोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए एक बात तो क्लियर है कि ये जो बैक्टीरियाज, वायरस है, ये कॉज ऑफ डिसीज नहीं है, बट कॉज ऑफ डिसीज हमारे अंदर है, हमारे खुद के अंदर है। ये जो प्रीडिस्पोजिशन है ये कॉज ऑफ डिसीज है, क्योंकि ये अलाउ करता है उस बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस को हमारे अंदर, और वो अंदर आने के बाद फिर वो अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। बट यदि उसको अलाउ ही नहीं किया तो वो आएगा ही नहीं। सो डिसीज स्टार्ट फ्रॉम देयर, हमारे प्रीडिस्पोजिशन से, और इसको हम बोलते हैं माइजम। बट एज वी ऑल नो, what are diseases? Disease is a disturbance of vital force. और वाइटल फोर्स का नेचर क्या होता है? वाइटल फोर्स ये एक एनर्जी है, और एनर्जी होने की वजह से ये इनविजिबल है, डायनामिक है, और किसी भी एनर्जी को हम फिजिकल एंटिटी से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो वाइटल फोर्स एक एनर्जी है, पैथोजेन ये मटेरियल है, तो मटेरियल चीज इस एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उसको डिस्टर्ब करने वाला हमको एनर्जी चाहिए रहेगा, और ये एनर्जी क्या है? जो इस वाइटल फोर्स को, इस डायनामिक वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करता है, ये है माइजम। जो पहले तो इस वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करता है, प्रीडिस्पोज करता है टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन, और उसके बाद में उस तरीके से सारी चीजें होती जाती है। सो इसलिए हम लोग मटेरियल कॉज ऑफ डिसीज नहीं मानते, हम लोग डायनामिक कॉज ऑफ डिसीज मानते हैं, और इसीलिए हम लोग हमारी मेडिसिन को भी पोटेंटाइज करते हैं ताकि हम उसका डायनामिक एक्शन निकाल सके, उसको यूज कर सके। क्योंकि अगेन, जैसे डायनामिक वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करने वाला कोई मटेरियल चीज नहीं हो सकती, वैसे उसको ठीक करने वाली भी कोई मटेरियल चीज नहीं हो सकती। उसको ठीक करने वाला भी हमको एनर्जी चाहिए रहेगा। This dynamic thing and this predisposition is myism. I hope you all are with me and you got this much of concept at least. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम डॉक्टर हैनीमन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये और एक एस्पेक्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग में, माइज्म के अंडरस्टैंडिंग में ऐड करता है। द माइज्म will become manifest when there is homogeneity or similarity between the external morphic noxa and patient's diseased condition or predisposition. So miasm जो कि हमारे साथ हमेशा है, हमारे वाइटल फोर्स के साथ हमेशा है, बट वो तभी अपने मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करेगा, तभी दिखेगा सिम्टम्स के रूप में, जब कुछ एक्सटर्नल मॉर्बिफिक एजेंट उससे सिमिलैरिटी मैच करे। जो कि हमने इसके पहले भी देखा कि जो प्रीडिस्पोजिशन है वो सारे इन्फेक्शंस को अलाउ नहीं करेगा, वो एक स्पेसिफिक टाइप के इन्फेक्शन को अलाउ करेगा, और ये स्पेसिफिक टाइप क्या है? जो उससे सिमिलर है, उसी तरीके के इन्फ्लुएंसेस को ये लेगा
और उससे डिसीज प्रोड्यूस करेगा या खुद को मैनिफेस्ट कर पाएगा. अदरवाइज माइजम इज ऑलवेज देयर विथ यू. और ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, ये एक्सटर्नल मॉर्बिफिक नॉक्सा क्या क्या है, वेदर ड्यू टू पैथोलॉजिकल इनहेरिटेंस. मतलब हम लोगों को पता है कि माइजम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाता है, तो पैथोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द रीजन. एंड सेकंड रीजन इज एन इम्प्रॉपर मैनर ऑफ लिविंग. हमारे रहन सहन में यदि इम्प्रॉपर कुछ चीजें सही नहीं है, देन दैट ऑल्सो लीड्स टू मैनिफेस्ट दैट पर्टिकुलर माइजम. सो माइजम मैनिफेस्ट होने के दो तरीके हैं, एक पैथोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड सेकंड इम्प्रॉपर मैनर ऑफ लिविंग. अब इस इम्प्रॉपर मैनर ऑफ लिविंग में क्या आता है? दिस इम्प्रॉपर मैनर ऑफ लिविंग इन्वॉल्व्स डेफिशिएंसी, excess or perversion of his essential vital functions. किसी भी वाइटल फंक्शन का यदि डेफिशिएंसी हुआ, किसी चीज का कोई चीज एक्सेस हुई, किसी चीज का वाइटल फंक्शंस यदि कुछ डिस्टर्ब हो गए, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइजम जो है वो तुरंत मैनिफेस्ट होना शुरू करेगा और बीमारियां प्रोड्यूस करना शुरू करेगा. उसके साथ में न्यूट्रिटिव रीजंस है, रिप्रोडक्टिव रीजंस है एंड रिलेशनल रीजंस है. ये सारे रीजंस काम करेंगे जब ये सिमिलर रहेंगे आपके माइजम्स के साथ, तो आपका माइजम तुरंत ही मैनिफेस्ट होना शुरू करेगा. तो यदि हम ये सोचे, इसको देखें कि किस चीजों ने उस माइजम को मैनिफेस्ट होना शुरू कराया, तो हम लोग जान पाएंगे कि ये माइजम कौन सा है. जिस टाइप की चीजें रहेगी उस टाइप का वो माइजम रहेगा, क्योंकि माइजम और उसका एक्सटर्नल कॉज इनमें हमेशा सिमिलरिटी रहती है. These are all statements from Dr. Hahnemann himself. Next concept is कि अभी तक हमने देखा कि ये प्रीडिस्पोजिशन जो है वो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है या अलग अलग तरीके के डिसीजेस प्रोड्यूस करता है, जिसका बैकग्राउंड एक ही जैसा रहेगा. बट उसके पहले का फर्स्ट स्लाइड आपको याद होगा कि हमने देखा कि डॉक्टर हैनीमन वाज कन्विंस्ड बाय द आइडिया ऑफ होलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म. तो कोई भी चीज सिर्फ फिजिकल लेवल पे या डिसीज लेवल पे नहीं रह सकती, वो होलिस्टिक रहेगा. सो जो चीज, जो प्रीडिस्पोजिशन सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, वो सिर्फ फिजिकल नहीं रहेगा, वो इमोशनल मेंटल लेवल पे भी रहेगा. और इन दोनों को जब हम कंसीडर करते हैं साथ में, देन इट फॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन. सो माइजम ये सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशंस नहीं है, बट माइजम ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज है. जब कोई माइजम रहेगा तो उसके फिजिकल प्रीडिस्पोजिशन रहेंगे और इमोशनल मेंटल भी प्रीडिस्पोजिशन रहेंगे. तो ये और एक एस्पेक्ट है माइजम का जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. माइजम को सिर्फ जब हम माइजम के सिम्टम्स देखेंगे आगे, तो उसमें सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स देख के नहीं चलेगा, बट ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ दैट माइजम वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि माइजम ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. और इसके लिए चाहिए तो आप एफोरिज्म 78, 82, 23, 208 एंड एफोरिज्म 5 ये रेफर कर सकते हैं. आपको चाहिए तो हम ये सारे एफोरिज्म्स यहाँ पे इस वेबिनार में भी डिस्कस कर सकते हैं. सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स और इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप कि इफ यू वांट अस टू डिस्कस दीज एफोरिज्म्स, तो हम लोग ये नेक्स्ट सेशंस में ऐसा कर सकते हैं. So let us try to understand this much. ये जो बेसिक है माइजम का, let us try to understand this with a case example. So this is the case of a 16 years boy came with recurrent coryza and cough.
बार बार सर्दी होती थी, बार बार खांसी होती थी. एंड since many years, इवन आफ्टर एलोपैथिक मेडिसिन, वो उतना थोड़ा सा ठीक होएगा, फिर से वैसे ही रहेगा. बार बार होता था. Almost he was continuously suffering from these symptoms, and his symptoms were accompanied by sneezing, fever, and body ache. Patient had tried lot of allopathy medicines from different physicians, but फिर भी वो सिम्टम्स वैसे ही रहते थे, थोड़ा सा इंप्रूव होते थे, बाद में वैसे ही. और ये सारे सिम्टम्स जो है वो एग्रेवेट होते थे फ्रॉम कोल्ड वेदर, फ्रॉम कोल्ड फूड, एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स. और फिर उसको खांसी सर्दी ऐसा हुआ, देन पेशेंट हैज अर्ज टू ड्रिंक वार्म वाटर फॉर रिलीफ. एंड इन जनरल पेशेंट अफेक्टेड विथ कोल्ड वेदर. सो ये केस है हमारे पास. व्हाट वी कैन डू, हम लोग रेपर्टरी में जाके रूब्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं इस सेट ऑफ सिम्टम्स के. लाइक वी कैन कंसीडर रूब्रिक्स लाइक nose coryza cold air aggravation, nose coryza cold becoming on cold, taking cold very easily, in cold weather, cough aggravated in cold air, cough, cold aggravation, cold drinks aggravation, and cold food aggravation. And we have medicines like Delcamara, Nux vomica, Moxol, Rustox. And then we can think whether to give Delcamara or Nux vomica. This is one way. This is what we do generally in our practice or in our internships. और हम लोग बहुत खुशी खुशी से डलकामारा या नक्सवोमिका प्रिस्क्राइब करते हैं, बट ये मैकेनिकल प्रिस्क्रिप्शन है. आगे यदि हमने और पूछा पेशेंट को, तो पेशेंट ने बताया कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, और मुझको इंटरेक्शन, स्पेशली नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, मुझको कंफर्टेबल नहीं होता है, मुझको एक्सप्रेस खुद के ओपिनियंस रखने में और खुद के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, और मैं बहुत कॉशियस होता हूँ कि मैंने कुछ बोला तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो इसके लिए मैं बहुत कॉशियस हूँ. एंड ही लाइक्स टू वॉच क्रिकेट. जब भी इंडियन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मुझको बहुत खुशी होती है, मुझको प्राउड फील होता है. And he also have symptoms like fear before examination, fear of failure in examination, whether I could perform or not. So now we have mental state in front of us, and what we can do, we can consider mental rubric for these symptoms. पेशेंट इज इंट्रोवर्टेड, और मैं सारी बातें मेरे से रिलेटेड जो है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, अनलेस इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता, और यदि बिग प्रॉब्लम बन जाता है कोई, तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ और फिर उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ. और मैं अपने प्रॉब्लम्स मेरी खुद से ही हैंडल करने की कोशिश करता हूँ. पेशेंट इज वेरी चिली, उसको कांस्टेंट स्ट्रेस है कि आगे क्या होगा, एग्जाम में कैसा मैं परफॉर्म करूंगा, क्या करियर रहेगा मेरा, क्या फ्यूचर रहेगा मेरा, मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं लाइफ में. एंड ही क्रेव्स फॉर स्वीट. सो नाउ वी हैव सम जनरल सिम्टम्स, mental generals and physical generals. So considering these symptoms, like rubrics like introverted, sensitive,
what others say about him, anticipation examination before, and egotism. These medicines give lycopodium, thuja, calcarea, palladium like medicines. And now we can apply a lot of theories. That patient is chilly, so we should probably think about medicines like thuja and calcarea. That may be good option because we have considered mind state of patient. So mind is deeper. So it is better to prescribe on mind. We can do that. But this is only one part of the case. So हम लोग और तीसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम लोग ऐड कर सकते हैं फर्स्ट जो फिजिकल सिम्टम्स है उसको और मेंटल सिम्टम्स है इसको दोनों को कंबाइन कर सकते हैं एंड इट गिव्स मेडिसिन्स लाइक नक्सनोमिका, मर्क सॉल्ट, डल्का, मराथुजा. हमने दोनों सेट ऑफ रूब्रिक्स को कंबाइन किया. But my friends, this will not work. In many of cases, in lot of cases, this will not work. Why? Because there lacks understanding of case. Probably हमने केस को प्रॉपरली समझने की कोशिश नहीं किया. Let us try to understand case. What is the nature of pathology? कि पेशेंट के साथ वो चीफ कंप्लेंट है फॉर लॉन्ग पीरियड कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट जैसे कि वैसे एक लेवल पे ना कम हो रहा है ना बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, परसिस्टेंट है. व्हाट इज नेचर ऑफ दैट पर्सन, दैट पेशेंट? ही इज एंटिसिपेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स कि आगे क्या होएगा, कैसा होगा, मेरा एग्जाम कैसे जाएगा. He's anticipating everything. He's so conscious कि आगे कैसा होगा, मैं कैसे करूंगा. And he's also avoiding lot of things, avoiding meeting people and strangers. So probably now you can see a one pattern like those yellow circles. कि in these chaos of symptoms there is one pattern of persistence, pattern of anticipation, pattern of avoidance. And also we need medicine which is chilly, which is sensitive before exam and sensitive for strangers. So ये सारी चीजें होना चाहिए. But what this pattern defines is psychotic miasm. Psychotic miasm has this persistence, this anticipation, this avoidance and consciousness. So we are sure that our medicine must be from psychotic miasm. And now when we consider rubrics like anxiety, future about, company aversion to, desire for solitude, introverted, strangers presence of aggravation, sensitive to opinion of others, sweet desires, takes cold very easily, coryza frequent, cold drink aggravation, warm drink emulsion, cold food aggravation, and cough on waking. So these all gives medicine Cilicia, which is covering each and every rubric of this case. Also, what we know about Cilicia is it is very chilly medicine. It is very conscious for its image. So when we know a pattern, then we do not get lost in this jungle of symptoms, but we get a proper direction कि किस डायरेक्शन में हमको सोचना है, किस डायरेक्शन में हमको जाना है. क्योंकि उसका प्रीडिस्पोजिशन पेशेंट का उस तरीके से है. पेशेंट साइकोटिक पद्धति से प्रीडिस्पोज्ड है तो वो फिजिकली और इमोशनली दोनों जगह पे उसी तरीके से प्रीडिस्पोज्ड रहेगा, उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन देगा, उसकी तकलीफें उसी तरीके से रहेगी.
इसलिए हमारी मेडिसिन भी उसी तरीके की होना चाहिए, हमारी मेडिसिन भी स्ट्रॉन्ग साइकोटिक मेडिसिन होना चाहिए. So if you have any queries regarding this talk, then please let me know. Let us know in chat box. If you have any questions, then I will be happy to answer. Okay. So this is just the beginning of understanding of myself. We will do this every Saturday, 5:30 to 6:30 p.m. Yeah. So potency given was 200, and there are some guidelines for potencies in my practice, and we will definitely discuss these guidelines, how to select potencies in further webinars. So at every Saturday, we will meet again at 5:30 to 6:30. But next Saturday, we have this amazing seminar of Dr. Sankara on 29th and 30th April. So it is not possible for us to conduct this webinar next Saturday, but we will meet on 6th May, Saturday, immediately after that at 5:30, and I will advise you to join this seminar. This seminar is at Pune, and we are doing registrations at very discounted price. So you can ask concerned number, same number you have registered for this MyZM webinar. You can post your queries, and this is all from my side. Thank you very much. If you have any questions, then let us know. We will definitely try to answer.